नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आप देख रहे हैं हमर छत्तीसगढ़। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां 10 हार्डकोर नक्सलियों की गिरफ्तारी की जानकारी मिल रही है। इनसे 500 डेटोनेटर्स बरामद हुए हैं। दरअसल तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तागुडम से यह गिरफ्तारी हुई है और माओवादियों से भारी मात्रा में विस्फोटक यहां बरामद हुआ है और इनसे विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। बड़े हमले की दरअसल ये तैयारी कर रहे थे। छत्तीसगढ़ तेलंगाना में बड़ी वारदात को ये अंजाम देने की कोशिश में थे। मुखबिर की सूचना पर जवानों ने माओवादियों को पकड़ा और माओवादियों से ट्रैक्टर और बाइक बरामद की गई है। और सत्यनारायण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यनारायण, ये जानना चाहेंगे कि अभी जो गिरफ्तारियां हुई हैं, ये नक्सली कहां पकड़े गए, क्या कुछ इनके पास से बरामद हुआ, क्या कोई इनमें कोई इनामी नक्सली भी था, क्या है डिटेल्स? जी, आपको बता दूं कि लगातार जो है तेलंगाना पुलिस के पास में सूचना आ रही थी कि माओवादी जो है बड़े एक घटना को अंजाम देने के फिराक में है, जिसके लिए उनको जो है विस्फोटक सामग्री की जरूरत है। जिसके बाद जो है सीआरपीएफ 140 की मदद से मुनकापल्ली फॉरेस्ट इलाका है और डुग्गेगुडम मंडल एक फॉरेस्ट इलाका है, उन इलाकों में लगातार पुलिस के द्वारा सर्चिंग किया जा रहा था और वाहनों की तलाशी ली जा रही थी। उस दौरान जो है एक ट्रैक्टर और एक बोलेरो वाहन में विस्फोटक सामग्री जो है जवानों ने पकड़ी और उनसे जब पूछताछ की तो किसी प्रकार का अवैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाए। जिसके बाद जवानों ने 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके थाने ले गए। जब पूछताछ के दौरान पता चला कि ये नक्सली किसी बड़े नक्सली लीडर के कहने पर ये विस्फोटक सामग्री उन तक पहुंचा रहे थे और आने वाले दिनों में एक बड़ा जो है अंदरूनी इलाके में एक किसी कैंप पर बड़ा हमले करने की फिराक में थे नक्सली और इससे आईईडी और रॉकेट लॉन्चर बनाने की तैयारी थी, जिसके चलते जो है भारी मात्रा में 500 डेटोनेटर, 90 बंडल कॉर्डेक्स वायर जो है ये बरामद किया गया है और इसके अलावा एक ट्रैक्टर और बुलेरो बरामद किया है। 10 व्यक्ति जिसमें से 5 जो है बीजापुर जिले के बताए जा रहे हैं, बाकी स्थानीय बताए जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा जखीरा जवानों ने बरामद किया है। अगर ये समय रहते बरामद नहीं करते तो आने वाले दिनों में इसका उपयोग जो है जवानों के खिलाफ में किया जाता है नक्सलियों के द्वारा। बिल्कुल, ऐसी आगे कोई भी जो भी कोशिशें होंगी नक्सलियों के, उन्हें नाकाम करने का प्रयास लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से जारी है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री और रामपुर विधायक ननकीराम कंवर ने कांग्रेस में जाने की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। ननकीराम ने कहा कि मुख्यमंत्री जी अगर ये सोचते हैं कि मैं कांग्रेस में शामिल हो जाऊंगा तो उनकी सोच बहुत गलत है। कांग्रेस पार्टी की स्थिति पूरे देश में खराब होने जा रही है। कोई भी बीजेपी का आदमी कांग्रेस में जाने के बारे में नहीं सोच रहा है, तो वो बात अब बेतुकी है। और मैं संघ का आदमी हूं, संघ में मैंने सीखा त्याग, तपस्या और बलिदान। हमारी पार्टी की यही सोच है। अगर मुख्यमंत्री जी का सोच है तो बहुत गलत सोच है। आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति पूरा देश में है ना, अब जीरो होने जा रहा है। अब वहाँ अगर कोई बीजेपी का आदमी कांग्रेस में जाने के लिए सोचता है तो उससे बड़ा बेतुकी बात नहीं हो सकता कोई चीज। तो मैं संघ का आदमी हूं, त्याग, तपस्या, बलिदान हमारे संघ की सोच है, पार्टी की विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी में जाने की जरूरत क्या है? उसकी हालत बहुत खराब है। कांग्रेस पार्टी को लेकर ननकीराम कंवर का ये बयान सामने आया और ननकीराम कंवर का ये कहना है कि अगर मुख्यमंत्री ये सोचते हैं कि मैं कांग्रेस में जाऊंगा तो उनकी सोच गलत है और किसी भी कारण से उधर जाने की कोई आवश्यकता उन्हें महसूस नहीं हो रही है। इस बारे में न्यूज़ 18 से बातचीत में भी उन्होंने स्पष्ट किया। हालांकि नंद कुमार साय जो कि पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, क्या इस वजह से कांग्रेस पार्टी का जो मोराल है वो बूस्ट है कि वो एक और बड़े नेता को जोड़ लेंगे कांग्रेस में? अमित चिमनानी जी से बात करेंगे, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका। ननकीराम जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि त्याग, तपस्या और बलिदान ये संघ की सोच है, ये हमारी पार्टी की विचारधारा है। अगर कांग्रेस पार्टी में जाने की बात है तो जो भी ये सोच रहा है वो गलत सोच रहा है।
देखिए, किस आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने और कांग्रेस पार्टी ने ये बात कही थी, अब हाँ। उनको स्पष्ट करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी कितनी हताश और निराश हो चुकी है वो मुद्दा विहीन है। इससे प्रमाणित हो गया कि एक ऐसे हमारे कर्मठ नेता जिन्होंने अपना जीवन पार्टी को समर्पित किया, समाज को, प्रदेश को, देश को समर्पित किया, उनके बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करना उनका भी अपमान है, उनके समाज का भी अपमान है, इस प्रदेश का भी अपमान है। ननकीराम कंवर जी बहुत पुराने समय से राजनीति में हैं, कई बार विधायक रहे हैं और चुने जाते रहे हैं, हमेशा वो जनता की पहली पसंद बने अमित जी, रहते मेरी हैं। बात से शायद आप भी इत्तेफाक रखेंगे, नंद कुमार साय में भी कर्मठता की कोई कमी नहीं थी। नहीं, देखिए, अब उनके बारे में हम अगर टिप्पणी करेंगे तो पार्टी ने जितने दायित्व उनको दिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसा आदिवासी नेता बताए जिसको उन्होंने 46 साल दायित्व दिए हैं अलग अलग। कांग्रेस पार्टी से हमारा प्रश्न रहेगा, बताए ना पार्टी। सवाल ये है कि जहां पर कोई बात नहीं है वहां मुख्यमंत्री जैसे पद पर, संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, हाँ, मैं उसको अमित प्रदेश आपके में पास चल रही आऊंगा। धनंजय जी समस्याओं- हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए, एक रिएक्शन उनका भी ले लेते हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका। नंद कुमार साय ठीक है आपके पाले में आ गए, लेकिन आप नंदकीराम कंवर जैसे नेता को तोड़ लेंगे, ये विचार कैसे मन में आया सर? किसी को तोड़ना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी में जो आदिवासी नेताओं की जो उपेक्षा हो रही, कई बार सार्वजनिक तौर पर आप देखेंगे नंदकीराम कंवर जी, नंद कुमार साय जी भाजपा में थे तब भी वो चीजों कहते थे। विष्णु साय जी के साथ जो अपमान करने का भारतीय जनता पार्टी और संघ ने किया है, विक्रम उसेंडी के साथ जो चीजें वहां पर हुई है, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी में आदिवासी नेताओं की उपेक्षा और इससे अब भाजपा से जुड़े आदिवासी नेता जो है हताश, परेशान है और नाराज है। हम तो किसी को तोड़ना नहीं चाहते। हमारे कांग्रेस पार्टी में आदिवासी नेता हैं, मजबूत के हैं। अगर ननकीराम कंवर जी आना चाहेंगे तो हमने उनका स्वागत की बात कही है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से आदिवासी के विरोध में रही है। अभी आप हाल ही में देख लीजिए, जो नया संसद भवन बना हुआ है उसमें देश के सर्वोच्च पद में बैठी महामहिम जी जो आदिवासी वर्ग से आती है, उनको निमंत्रण नहीं दिया गया है। ये तो भाजपा का चरित्र है। ये कभी आदिवासी वर्ग का भला तो नहीं चाहते, ना उनका कभी सम्मान करते हैं। आप जिनका स्वागत कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कांग्रेस की हालत ही बहुत खराब है सब जगह। देखिए, हम तो स्वागत कर रहे हैं और कांग्रेस की क्या स्थिति है पूरे देश देख रहा है। कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी के मोदी के चेहरे को नकार दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी को नस्ता राजनीति को समाप्त। स्वाभाविक है धनंजय जी, कर्नाटक का चुनाव का परिणाम आगामी चुनावों तक और लोकसभा चुनावों तक प्रचारित किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय साझा करने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर और बता दें आपको, सारंगगढ़ से आ रही इस बीच बड़ी खबर, बदमाश ने युवक का गला काट दिया। दरअसल सर को धड़ से अलग कर दिया गया। मृतक की अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है और सिरकटी लाश मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और हत्यारे का पता चला पुलिस को। दरअसल उमाशंकर साहू पर हत्या का आरोप है। सरसीवा थाना क्षेत्र के गगोरी का ये पूरा मामला है, जहां सिर कटी लाश मिली है, सिर धड़ से अलग कर दिया गया है। इस पूरे मामले में क्या कुछ कारण रहा है, इस पे बात करेंगे। युगल तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। युगल, ये सनसनीखेज मामला क्या है, इसके पीछे की पूरी कहानी, आखिर क्यों ये नृशंस हत्याकांड अंजाम दिया गया? देखिए आशीष, बिल्कुल खौफनाक और दिल दहला देने वाली ये घटना है। और जिस तरह से सरकटी लाश मिली है, और सिर्फ सरकटी लाश ही नहीं, उमाशंकर साहू को अभी गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ वहां पर की जा रही है। और वो छोटा हाथी जो पिकअप जो वाहन होता है उसमें डेड बॉडी को भर करके, सिर कटी लाश को भर करके वो लाया है। पूरा पुलिस, ये सरसीवा पुलिस है, पूरे मामले की जांच है अभी कर रही है। जैसे ही लोगों को पता चला कि वे कौतूहल है और लोग अचरज भरी निगाहों से वहां पर देख रहे हैं कि आखिर कोई व्यक्ति इस तरह कैसे जघन्य हत्या कर सकता है, आखिर उसकी जो सर है उसे धड़ से कैसे अलग कर सकता है, क्या ऐसी वजह रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच है फिलहाल कर रही है और अभी कारणों का पता नहीं चल रहा है। बड़ी बात यही है कि डेड बॉडी किसकी है, कौन व्यक्ति है जिसकी हत्या हुई, इसकी भी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। लेकिन आरोपी को एक हिरासत में लिया गया है, पुलिस है वहां पर पूरी है, पूछताछ कर रही है। जी, युगल, ये आप हमारे साथ कुछ और अहम खबरों पर आपसे बातचीत करेंगे अभी, और इस खबर पर भी डिटेल आप और निकाले, फिर इस पर डिटेल से बातचीत करेंगे। रायपुर से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इसमें दरअसल गाय और गौठान को लेकर जो राजनीति तेज हुई है, इस विषय पर जानकारी आपको दे दें कि कांग्रेस ने एक आंकड़ा जारी किया है, जिसमें कांग्रेस के द्वारा यह बताया गया कि बीजेपी के राज में
गायों की मौत पर लगातार सवाल उठा रही है कांग्रेस। उनका यह कहना है कि 17,000 गायों की मौत हुई थी भारतीय जनता पार्टी के रमन सरकार के शासनकाल में, और गौशाला के नाम पर 1,677 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। और इधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि आरोपों पर जवाब देने के बजाय कांग्रेस सवाल ही कर रही है, जिसमें वो खुद कटघरे में आकर खड़ी हो गई है। राज्य के भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार हमेशा से आरोप के उत्तर में प्रत्यारोप, मतलब आप आरोप जो आप पर लग रहे हैं उससे बचने के लिए उसका जवाब देने के बजाय, क्योंकि आप जवाब देने की स्थिति में नहीं है और इसलिए प्रत्यारोप करते हैं। बात करेंगे युगल, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। युगल, गाय, गौशाला और गौठान इस वक्त सियासत के 3 निशान। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आशीष। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में गाय, गोठान और गौशाला को लेकर के राजनीतिक बवाल मचा हुआ है और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी जाबो गोठान खोलबो पोल का अभियान चला रही है, तो उसके अब जवाब देने के लिए जो युवा कांग्रेस है वो भी गौशाला जा रहे हैं, मेरा गोठान मेरा अभियान चला रहे हैं। और इसके ठीक विपरीत बीजेपी जहां कह रही है कि छत्तीसगढ़ में 1300 करोड़ के जो गौशाला में गोठान में जो भ्रष्टाचार सरकार ने की है, तो उसके जवाब देने के लिए अब कांग्रेस युगल ने भी एक आंकड़ा जारी अनुराग किया है। अग्रवाल जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। अनुराग जी, रमन सरकार में जो गायों की मौत हुई उसका आंकड़ा कांग्रेस जारी कर रही है और कह रहे हैं कि बीजेपी को इतना भी नहीं पता कि गौठान और गौशाला में फर्क क्या है। देखिए एक बात आप देखिए, 4.5 साल के बाद कांग्रेस सरकार ने जनता से जो वादे किए थे वो वादे पूरे करने के बजाय जो लगातार छत्तीसगढ़ के आम गरीब जनता के पैसे लूटने का काम किए, और इस पैसे के लूट में जो लगातार योजनाएं भ्रष्टाचार की परतें खुलती जा रही है, तो कांग्रेस अब बौखलाने लगी है। मैं कह रहा हूँ, अगर ये आरोप लगा रहे हैं भाजपा के कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में गायों की मौत हुई और बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए, तो 4.5 साल ये कर क्या रहे थे? इनकी सरकार थी, इन पे हम पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। सिर्फ एक अकेला गाय का मामला नहीं, आप कोई भी मामला उठा लीजिए, चाहे शराब का मामला उठा लीजिए, चाहे सड़क का मामला उठा लीजिए, चाहे झीरम का मामला उठा लीजिए, कांग्रेस झूठ बोलती रही। अगर उनको एक ही मामला भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ मिलता तो ये उनसे कार्रवाई करती। 4.5 साल में वो कार्रवाई नहीं करती। ये साफ बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल बहुत बेदाग गया है। आज जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गौठानों में जाकर इनकी पोल खोल रहे हैं, कितनी अद्भुत बात है आप समझिए। इस सरकार की फ्लैगशिप योजना है नरवा गरवा घुरवा बारी, और 4.5 साल में फ्लैगशिप योजना में 1 रुपए का बजट आवंटन नहीं हुआ है। हमारे मंत्री ने, हमारे नेताओं ने पूछा कि भाई ये बताए ना सरकार कि आखिर गौठान बने किस पैसे से बने, गौशालाएं किस पैसे से बनी, लेकिन ये बता नहीं पा रहे हैं। अब ये कितने भी बहाने कर ले, कितने भी भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा लिए, जनता अब समझने लगी है। चाहे शराबबंदी की बात करके शराब में 2000 करोड़ की लूट की बात हो, चाहे कोयले की बात करके कोयले में लूट की बात हो, चाहे गौठान में गौशाला में गाय के चारे तक ये खा गए। छत्तीसगढ़ में एक भी ऐसा जगह नहीं बता जहां से खा क्या भ्रष्टाचार का नया रिकॉर्ड नहीं बनाया है, और जनता इन्हें इसका परिणाम देगी। गौठानों पर मोर्चा भारतीय जनता पार्टी संभालेगी। अनुराग जी, जो गौठान अभी आप बता रहे फेल हो रहे हैं आपके बकौल, क्या भारतीय जनता पार्टी उनकी हालत सुधारेगी? मैं वही कह रहा हूँ ना, आप जो फ्लैगशिप योजना कांग्रेस ने बनाई थी, उस फ्लैगशिप योजना की बजट आवंटन नहीं करके आपको लगता है कि जनता के धोखे में आ जाएगी? हमारे कार्यकर्ता हर गांव में जा रहे हैं, हर गौठान में जा रहे हैं। बाकी स्थिति देखिए ना, गाय नहीं मिल रही है, चारा नहीं मिल रहा है, गोबर खरीदने के केंद्र में गोबर नहीं मिल रहा है। ये जितने भ्रष्टाचार है, हमारे शासन साल आने के बाद एक भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई होगी। अनुराग जी, अजय साहू जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी बात कर लेते हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अनुराग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने अब तक 4.5 साल में कुछ किया नहीं, उनका ये कहना है कि अगर इतना घोटाला, ये 1600 करोड़ का आप जो बता रहे हैं घोटाला हुआ है लगभग, तो आप लोग ने कार्रवाई क्यों नहीं की? ये गौठान और गौशाला में फर्क समझाने की जरूरत नहीं है, आप कार्रवाई करते। देखिए, जब राज्य सरकार कार्रवाई करती है तो इनके भाजपा के नेता जो है वो हाईकोर्ट जाकर के स्टे लेकर के आते हैं। यही इनका चरित्र है। ये बातें तो टीवी डिबेट्स में अब पत्रकारिता में बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन हमने जो फर्क समझाया है कि हमारे गौठान और उनकी गौशाला में अंतर क्या है। हमने गौठानों के माध्यम से 3.5 लाख
एकड़ जमीन का संरक्षण किया है, वो कोई कांग्रेस अपनी भूमि नहीं आएगी, वो सरकार की भूमि है। इन लोगों ने निजी लोगों को, आरएसएस से जुड़े लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को इन्होंने बेशकीमती जमीनों का आवंटन गौशालाओं के नाम पर किया। 115 गौशालाओं को 28,75,000 रुपए हर महीने। वही अनुराग जी कह रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं की आपने ऐसे लोगों पर? आज गांव के लोग एक परिवार की तरह मिलकर के जीविकोपार्जन करने के लिए आय बढ़ाने की दिशा में गारमेंट। अजय जी माफी चाहूंगा, आपकी ऑडियो थोड़ी ब्रेक हो रही है, अनुराग जी की भी आवाज सही से नहीं मिल पा रही थी। समय भी कम है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस विषय पर फिर आगे चर्चा करेंगे और बढ़ते आगे। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, सूरजपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। जंगल में तबाही है आग से। दरअसल तमोर पिंगला अभयारण्य में आग लगी हुई है और आग की सूचना वन विभाग को ग्रामीणों ने दी। अब तक सैकड़ों पेड़ जलकर राख हो चुके हैं। आग से वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। सूरजपुर से एक अहम खबर। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर जानकारी वन विभाग को दी गई थी, उसके बाद भी आग बुझाई नहीं जा सकी है। और ऐसी एक आग दुर्ग में प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी और जिसके चलते लंबा समय आग से जूझते फायर फाइटर्स का बीता और तड़के सुबह 3 बजे जाकर किसी तरह से आग को काबू किया जा सका। करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया और कार्रवाई की जा रही है फिलहाल कूलिंग करने के बाद यहां नुकसान का पूरा आकलन किया जाएगा। अभी तक जो अंदाजा लगाया जा रहा है, करोड़ों के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। दरअसल आग बुझाने के लिए फोम वाहनों तक की मदद यहां पर लेनी पड़ी। चिखली इकोफैन लॉजिस्टिक्स फैक्ट्री में यह आग लगी थी। और अब बात मौसम की करें। रायपुर में छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तापमान बढ़ रहा है। रायपुर से एक अहम खबर मिल रही है, वो ये कि धमतरी में जो पारा है वो 45 के पार पहुंच चुका है। रायपुर में 41 के पार, अंबिकापुर में 42 के पार, कोरबा में 41 डिग्री सेल्सियस लगभग तापमान पहुंच चुका है। वहीं बिलासपुर में 43 डिग्री सेल्सियस, रायगढ़ में 44 डिग्री सेल्सियस और दुर्ग में 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस वक्त झुलसा रहा है। तो चिलचिलाती गर्मी से लोग परेशान हैं। रायपुर में मौसम विभाग की तरफ से अगले 4 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर के लिए अलर्ट जारी किया गया और ये ऑरेंज अलर्ट है। इन जिलों में गरज चमक के साथ अंधड़ चलने की, वज्रपात होने की भी संभावना है। और मिथिलेश और हमारे सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, टेम्परेचर का टॉर्चर लोगों को सता रहा है, लेकिन मौसम विभाग ये कह रहा है कि बारिश भी हो सकती है, अभी राहत मिलेगी। जी आशीष, देखिए हम छत्तीसगढ़ जो राजधानी है रायपुर, उसकी तस्वीर हम दिखाते हैं कि चिलचिलाती धूप से लोग परेशान हैं। अगर हम बात करें मौसम की राहत की, तो मौसम विभाग ने 4 घंटे के लिए जो ऑरेंज अलर्ट है जारी किया है बस्तर के कुछ जिलों में। इसके बाद मध्य छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो सबसे अधिक गर्म है वो धमतरी दर्ज किया गया है, लगभग 46 डिग्री का पारा है, वहां पहुंच गया था। इसके अलावा 44 डिग्री का तापमान जो है रायगढ़ में दर्ज किया गया। इसके अलावा 43 डिग्री जो तापमान है वो बिलासपुर का पहुंच चुका है। और अगर रायपुर की बात करें तो 41 डिग्री का तापमान रायपुर है। और जब बारिश होती है, हल्की बूंदाबांदी होती है और इस तरह से उमस है और बढ़ जाती है, तो ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में मौसम के जो मिजाज बदल रहा है उससे बिल्कुल। दुर्ग में भी टेम्परेचर लगभग 42 डिग्री के आसपास है। इस वक्त मिथिलेश वहां मौजूद है, हमारे सहयोगी। मिथिलेश, टेम्परेचर से लोगों को टॉर्चर हो रहा है, गर्मी से क्या राहत मिल पाएगी, क्या कह रहा है मौसम विभाग? बिल्कुल ऐसा प्रतीत तो नहीं हो रहा कि कोई राहत मिल पाए, क्योंकि धूप इतनी तेज हो रही है कि 1 मिनट भी खड़ा रहना बेहद मुश्किल हो रहा है। और अभी जिस तरह से जो पारा है अप डाउन चल रहा है, कभी 42 डिग्री, कभी 43 डिग्री, 44 डिग्री तक पहुंचा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि धूप के साथ साथ बारिश हो जाती है और उसके बाद में तेज धूप निकलती है, तो ये जो टॉर्चर है वो दुगना हो जाता है, बेहद उमस का मौसम हो जाता है। और अभी देखिए कि कल शाम को भी बौछारें पड़ी और उसके बाद में आज फिर तेज धूप निकल गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो है मौसम का जो करवट लेना बार बार ये लोगों को परेशान कर रहा है और इस वजह से लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। तो लगातार धूप और बारिश दोनों ही एक दूसरे से समन्वय बनाकर चल रहे हैं। कभी धूप होती है, कभी बारिश होती है। और लोगों के लिए ये एक बड़ी परेशानी का सबब हो जाता है, एकदम से धूप और फिर बारिश और फिर उसके बाद धूप, ये परेशान करता है। बहुत बहुत शुक्रिया युगल, मिथिलेश, आप दोनों का इस पूरे विषय पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, मुंगेली से बड़ी खबर। 51 किलो गांजा